Hello guys, I am Satyam Singh Bhadoria, and in this video we are going to see the basics of the JavaScript part 4. So let's begin. आज के सेशन में हम पढ़ेंगे एरो फंक्शंस क्या होते हैं और क्लासेस क्या होती हैं। बात करते हैं एरो फंक्शंस से। तो एरो फंक्शंस एक अल्टरनेट है हमारे ट्रेडिशनल फंक्शंस की तरह। हमने अभी तक फंक्शन देखे, उसका क्या होता है सिंटेक्स कि फंक्शन लिखा, फिर फंक्शन का नेम, दो पैरेंथेसिस, उसमें कुछ पैरामीटर्स ऐड किए एंड देन उसकी बॉडी, और कोई अगर रिटर्न टाइप हुआ तो हमने वो रिटर्न टाइप कर दिया। पर एक्मा स्क्रिप्ट में जो 2015 के बाद से आई, उसमें एक नए आए एरो फंक्शंस, और एरो फंक्शंस काम ऑलमोस्ट सेम करेंगे पर कुछ डिफरेंसेस हैं। एक तो उसमें हमारा सिंटेक्स चेंज हो जाता है, दूसरा थोड़ा शॉर्ट होते हैं ट्रेडिशनल फंक्शन से। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं कैसे काम करते हैं एरो फंक्शंस। तो अगर मैं एरो फंक्शंस की बात करूं तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिशनल फंक्शन कैसे हम लिखते थे। जैसे ये मैं एक मेथड बनाता हूँ ऐड करने के लिए, which will going to add two numbers x1 and x2। ठीक है, तो ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, x1 प्लस x2, दैट्स इट। ठीक है, अब इसी फंक्शन को अगर मैं एरो फंक्शंस में कन्वर्ट करना चाहूँ तो एरो फंक्शंस का जो सिंटेक्स होगा वो होगा कॉन्स्ट। मीन्स हम वो एक तरह से वेरिएबल बनता है। तो हमने यहाँ एक वेरिएबल बना दिया ऐड नेम का, और इसे फंक्शन का रूप देने के लिए दो पैरेंथेसिस। तो ये लगाते ही ये फंक्शन क्रिएट हो गया। इसकी बॉडी के लिए एक एरो लगाएंगे, और इस एरो से ही इस फंक्शन को कहा जाता है एरो फंक्शन, एंड देन उसके बाद उसकी बॉडी। और यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न x1 प्लस x2, दैट्स इट। अब क्योंकि पैरामीटर चाहिए तो पैरामीटर इन पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाएगा x1 x2। ये दोनों ही फंक्शन सेम तरीके से काम करेंगे, फंक्शनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। पहले हम इसको प्रिंट कराते हैं, ऐड 2, 3। ठीक है, सेम हम इसमें भी करेंगे। तो पहले इस वाले पार्ट को मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। ठीक है, और यहाँ हम चेक करते हैं। तो इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट एंड अनकमेंट दिस, और इसमें भी हम देखते हैं कि आंसर सेम आता है। तो यस, सेम आता है। अब एरो फंक्शन और इसमें डिफरेंसेस क्या आते हैं, तो पहला डिफरेंस ये देखते हैं। अगर हमारा एरो फंक्शन वन लाइनर है तो हमें ये कर्ली ब्रेसेस लगाने की नीड नहीं है, हम इसे रिमूव कर सकते हैं एंड दैट्स इट। अब भी ये काम करेगा। ठीक है, तो हमारा फंक्शन हो गया शॉर्ट। अभी जो फंक्शन हमारा 3 लाइन का था वही फंक्शन हमारा सिर्फ वन लाइनर हो गया। फंक्शनैलिटी वाइज में अगर बता दूं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा फंक्शनैलिटी वाइज। जैसे ये फंक्शन काम करता है ऐसे ही ये फंक्शन काम करता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसमें डिफरेंस सिर्फ सिंटेक्स का आता है, असाइनमेंट का आता है। और एक दूसरा एग्जांपल और बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक मैं बनाता हूँ जेसन। ठीक है, इस जेसन में मैंने एक बनाई की, और इसमें डाल दी मैंने एक वैल्यू। अब जेसन में इस की के एक दूसरी की और बनाई, और इसमें भी मैं अगर कोई डालूं तो मैं यहाँ पे एज इट इज वो एरो फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ इस तरह से, और इसकी वैल्यू भी दे सकता हूँ x1 प्लस x2। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या हुआ कि मेरा जेसन ऑब्जेक्ट भी फंक्शन को कंटेन कर सकता है। पर यहाँ पे मेरा जेसन ऑब्जेक्ट भी कंटेन कर सकता है, और मैं चाहूँ तो इस जेसन ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर सकता हूँ इस तरीके से x1 x2। तो अगेन दिस शुड बी वैल्यूज नॉट एट आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे आंसर दे दिया। मीन्स ये एरो फंक्शंस हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं इजीली। लास्ट सेशन में हमने देखा था फॉर ईच, राइट। तो एक बार फिर से हम यहाँ पे लिखते हैं एरे 1, 2, 3, 4। ठीक है, और फॉर ईच हमने देखा था कि यहाँ पे ये फंक्शन को, फंक्शन नेम को यहाँ पे हम कॉल करते हैं, और ये फंक्शन नेम कहीं ना कहीं हमने इस तरह से डिफाइन किया होता है, राइट, जिसमें ये हमारी वैल्यू होती है, ये इंडेक्स एंड देन दिस एरे। पर ये जो हमारा एरो फंक्शंस है, इसको हमें अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है।
कि मेरे को यहाँ इस तरह से बनाना पड़ा और फिर मैं इसे यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, कहाँ पर, हमारे फॉर ईच में। इसकी मेरे को यहाँ पे ऐसा करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसका बेनिफिट अब यहाँ पे आता है कि मैं डायरेक्ट इसे इस तरह से बना सकता हूँ, लाइक दिस। और अब इसमें पहला ये वैल्यू हो जाएगा, ये इंडेक्स, ये एरे, और यहीं पे मैं अपना यहाँ पे कंसोल करा के आउटपुट कर सकता हूँ इस तरह से। इट मीन्स कि ये जो मैंने फंक्शंस इस वेरिएबल में असाइन किया था, इस फंक्शन को मैं एज इट इज यहाँ से कट करके इस फॉर ईच के अंदर पेस्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट है हमारा क्लास। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सी तो नहीं, सी प्लस प्लस, जावा, इनमें हमने पढ़ा होगा कभी क्लास। ठीक है, तो क्लासेस क्या होती हैं या किस काम में आती हैं। तो ऐसे ही जावास्क्रिप्ट में भी एक कॉन्सेप्ट होता है क्लास का, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं हुआ करता था। ये कॉन्सेप्ट 2015 के बाद से इंट्रोड्यूस हुआ है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो क्लासेस एक दूसरा ही रूप होते हैं ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट वही है जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ते थे। ये मेंबर्स को या मेथड्स को एनकैप्सुलेट करके रखती थी, एक एक सिंगल एंटिटी, जहाँ पे हम हमारा इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करके रखते हैं अदर कोड से। ठीक है, जिससे बाकी कोड्स को सिर्फ वही दिखेगा जो हम एक्सपोज करेंगे। उसके अलावा जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारा कोड या हमारे लॉजिक, वो सब हाइड रहेंगे दूसरे पर्टिकुलर कोड से या दूसरे पैकेजेस से। ठीक है, तो क्लास का अगर हम सिंटेक्स देखें तो क्लास कीवर्ड यूज करना है, देन क्लास नेम एंड दो कर्ली ब्रेसेस एंड उसके अंदर उसका पूरा कोड। तो अगर एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, तो यहाँ हमने बनाया क्लास, क्लास नेम हम बना लेते हैं के। ठीक है, इसमें एक बना लिया कंस्ट्रक्टर, या कंस्ट्रक्टर भी नहीं, अभी हम बनाते हैं सिर्फ एक सिंपल सा मेथड। ठीक, और इस मेथड को हमने कर दिया console.log sys मेथड। ठीक, अब इस क्लास के, ये हमने क्लास बना दी शेप टाइप से, और इसके अंदर हमने बनाया मेथड। तो ये मेथड एक्चुअल में शेप के अंदर का हुआ। ये हो गया हमारा एक तरह से, क्लास हमारे लिए एक तरह से हो जाती है टेम्पलेट। अब मुझे अगर इस क्लास के किसी मेथड को यूज करना हो पड़ेगा, तो मुझे बनाना पड़ेगा इसका एक इंस्टेंस। तो इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए कांस्टेंट, कुछ भी एक वेरिएबल का नाम दे दिया, तो लेट्स से var name इक्वल्स टू, अब इसका इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा मुझे, एंड दैट्स इट। तो अब मेरे पास इसकी एक एंटिटी मिल गई, मुझे इस क्लास की एक एंटिटी मिल गई। अब मैं इस एंटिटी को यूज करके उस क्लास के मेथड को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, और फिर वो मेथड जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा, मेरे को उसका रिजल्ट मिल जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि उस मेथड में क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रखा है। अभी हम यहाँ पे सीखने के पर्पज से देख रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ क्या है। पर जब हम इसे प्रैक्टिकल यूज करते हैं या रियल सिनेरियो में जाते हैं, तो हमें सिर्फ ये पता होता है कि एक क्लास है और उसका एक मेथड है, और वो मेथड कुछ ना कुछ इनपुट ले रहा होगा और कुछ ना कुछ हमें आउटपुट दे रहा होगा। पर उसके अंदर क्या प्रोसेस चल रही है, कौन सा लॉजिक इम्प्लीमेंटेड है, हमें कुछ पता नहीं होता उसके बारे में। तो हम सिर्फ उस क्लास को यूज करते हैं और उसके मेथड्स को यूज करते हैं, दैट्स इट। और हमारा काम खत्म हो जाता है वहीं पर। तो इसका यूज देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट किया और इंस्टेंस का मेथड कॉल किया, और उस मेथड ने कंसोल कर दिया दिस इज मेथड। हमारा जो एक्चुअल कोड है, लाइन नंबर 7 और 8, इसमें हमने कहीं पर भी कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया कि एक्चुअल में मेथड क्या करेगा क्या नहीं करेगा। जो भी इंप्लीमेंटेशन है इस क्लास के अंदर है। ठीक है, तो ये जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स लाइक वेरिएबल्स जो इसके अंदर बनेंगे या मेथड्स बनेंगे, इन सबको एनकैप्सुलेट करके रखेगा, एक एंटिटी बना के अपने अंदर रखेगा, दैट्स इट। और हमें उसी को यूज करना है। अगर रिटर्न टाइप हम लगाएंगे, तो क्लास में रिटर्न टाइप अगर हम लगाते हैं तो वो मेथड कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर रिटर्न टाइप नहीं लगाते तो वो एक तरह से नल रिटर्न करेगा या वॉइड रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ रिटर्न एबीसी, और फिर मैं यहाँ लगा देता हूँ एक कंसोल। तो पहले उसने मेथड का कंसोल प्रिंट किया एंड देन उसने रिटर्न किया, और जो रिटर्न हुआ वो हमने यहाँ पे कंसोल करा दिया। ठीक है,
तो रिटर्न टाइप इज जस्ट अ ऑप्शनल थिंग, नीड होगी तो ही हम रिटर्न करेंगे, नहीं होगी तो हम नहीं करेंगे। जावास्क्रिप्ट में हम फंक्शन कैसे बनाते थे, फंक्शन, फंक्शन का नेम, और ये, क्या कहीं पर भी इसमें रिटर्न टाइप लगाया था हमने? नहीं, पर फिर भी हम यहाँ से वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं कुछ भी। तो इसी तरीके से यहाँ पे जब जावास्क्रिप्ट की क्लास की बात करेंगे तो इसमें मेथड बनेगा जिसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है कि क्या रिटर्न टाइप होगा, बस मेथड नेम देना है, और अगर उसमें कोई पैरामीटर पास हो रहे हैं तो उन्हें मेंशन करना है इस तरह से। और अगर वो रिटर्न करता है मेथड, हमें उस मेथड से कुछ रिटर्न चाहिए, तो रिटर्न टाइप लगा के उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, अगर रिटर्न टाइप नहीं चाहिए तो खाली छोड़ देंगे। तो अब मेथड्स हमने देख लिया, लेकिन क्लास को जब हम इंस्टेंशिएट क्रिएट करते हैं, इनिशिएट करेंगे, तो इसमें कंस्ट्रक्टर भी होता है। मीन्स हमें हो सकता है हमें कुछ वैल्यूज को इनिशिएट करना हो क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते टाइम, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट कंस्ट्रक्टर भी प्रोवाइड करता है। और अनलाइक सी प्लस प्लस जावा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में कीवर्ड ही यूज करना है कंस्ट्रक्टर। जैसे हम जावा में क्लास का नाम ही एज अ कंस्ट्रक्टर यूज करते थे, उस तरह से यूज ना करके सीधे कंस्ट्रक्टर, उसमें भी कोई ना कोई हम पैरम पास कर सकते हैं, और हमारे जो क्लास के वेरिएबल्स होंगे उन्हें हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, लाइक इस तरह से। ठीक है, अब ये var1 क्या होगा, ये इस क्लास का वेरिएबल होगा जो हम एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ देखूँ ये कंस्ट्रक्टर बनाया तो कंस्ट्रक्टर में एक वैल्यू पास कर दी मैंने 23। अब क्योंकि मैंने इस वैल्यू को असाइन कर इनिशियलाइज कर दिया है, तो अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ, डॉट var1, तो ये 23 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब इसमें हमने एक चीज क्या देखी कि इस var1 को मुझे अलग से यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस मैंने दिस कीवर्ड को यूज किया, और उसके लिए दिस का स्कोप क्या है, शेप। तो दिस उसने यूज किया और var1 में एक असाइन कर दिया, मींस रन टाइम पे ही उसने एक वेरिएबल बन क्रिएट किया और उसमें वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, ऐसे हम चाहें तो कितने भी वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हैं। और ये दिस कीवर्ड किसको डिनोट करता है, इसके इंस्टेंस को, जो हमने इंस्टेंस बनाया उसको रेफर करेगा ये दिस कीवर्ड। ठीक है, मींस इस वेर नेम को वो रेफर करेगा, मींस ये वेर नेम रिप्लेस हो गया दिस से इस पीस ऑफ कोड के अंदर। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर हो गए, मेथड्स हो गए, इसमें दो चीजें और हैं, वो है गेटर एंड सेटर। ठीक है, गेटर सेटर का यूज का क्या है, गेटर के थ्रू हम किसी भी वैल्यू को गेट कर सकते हैं, और सेटर के थ्रू हम किसी भी वैल्यू को सेट कर सकते हैं। कैसे, उसका एग्जांपल देखते हैं। पहले पहले मान लो हम गेटर सेटर का कॉन्सेप्ट नहीं होता और हमें मेथड ही यूज करना होता, और मुझे कोई वैल्यू इस वेरिएबल में असाइन करनी, तो मैं क्या करता, मेथड वन में लाता और इस तरह से मैं लिख देता उसे। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता, वेर नेम डॉट मेथड, और यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी 100, और फिर मैं अगर वेर डॉट वेर वन को प्रिंट करूँ तो ये 100 असाइन करेगा। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर मैं सेटर को यूज किया होता तो मेरे को क्या कीवर्ड लिखना पड़ता, सेट, और मेरे को किस वेरिएबल में स्टोर करानी है वैल्यू, var1 में। तो मैं यहाँ इसे दूंगा var1 नाम, ये बनाया param1। और अब क्योंकि हम यहाँ पे वेरिएबल ही अपना सेटर में ही डाल रहे हैं, तो इन वेरिएबल्स को हमें दूसरे नाम से डिफाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं इसे डाल दूंगा दिस डॉट वेर इक्वल्स टू param1। अब ये जो var1 मैंने सेट किया है तो अब इस वेर को मेरे को गेट भी करना पड़ेगा, तो गेट के लिए मेरे को यहाँ पे GT लिखना है। ठीक है, अब क्योंकि ये गेटर है तो इसमें हम कोई भी वैल्यू पास नहीं कर सकते, और यहाँ पे हमने अपनी वैल्यू को कर दिया रिटर्न। ठीक, अब गेटर सेटर मेथड से डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं, मेथड में यूज करने के लिए मेरे को इस तरह से पास करना पड़ा,
लेकिन अगर इसी को मुझे सेट करना होता तो मेरे को बस ये लिखना है, वैल्यू इक्वल्स टू 100। ये एज अ मेथड ट्रीट नहीं होता, ये एज अ वेरिएबल ट्रीट होता है। ठीक है, और अब मैं अगर इस var1 को प्रिंट कराता हूँ, दोनों जगह से देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने वैल्यू असाइन कर दी 24 और नेक्स्ट असाइन कर दी 100। तो जब मैंने मेथड से सेट कराया तब इसमें सेट हुई, और फिर जब मैंने वेरिएबल डॉट वेर वन किया तो वैल्यू गेट हुई यहाँ से। इसने कॉल किया वेरिएबल वन को, मीन्स इसमें जो वैल्यू सेट हुई है उसे कॉल कर दो। फिर सेकंड 20th लाइन पे मैंने सेटर को यूज किया, तो सेटर ने क्या किया, 100 वैल्यू को वेर वन में असाइन किया। वेर वन में असाइन करने का मतलब है पेरेंट वन में भेजा और वेरिएबल वन में डाल दी वैल्यू, और फिर से उसने वेरिएबल वन से ही गेट कर ली। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये डिफरेंस है मेथड को यूज करने में वेरिएबल सेट करने के लिए और सेटर को यूज करने में वेरिएबल की वैल्यू सेट करने के लिए। ठीक है, तो अभी हमने देखे कि ये सारे जितने हमने बनाए, मेथड, सेटर, गेटर और ये जो वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स अगर हम ऐसे भी एक्सपोज करते इस तरीके से, तब भी हम इनकी वैल्यू को गेट कर पाते। ठीक है, मींस ये अभी भी पब्लिक हैं। अगर किसी को इसका ये कोड पता चल गया तो वो डायरेक्ट इन्हें यूज कर सकता है। नो डाउट। बेशक हम उससे कह रहे हो कि हमने तो बस ये var1 var2 और मेथड एक्सपोज किया था, पर अगर उसे कोड पता चल गया तो वो इसको भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। तो इसके लिए क्लासेस में एक और कॉन्सेप्ट आता है, प्राइवेट मेथड्स और प्राइवेट वेरिएबल्स। ठीक है, तो प्राइवेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक हैश लगाना पड़ता है आगे, बस। हैश लगाने से वो मेथड प्राइवेट बन जाता है। कितना सिंपल है, मीन्स बाकी लैंग्वेजेस में हमें अलग से लिखना पड़ेगा प्राइवेट, पर इसमें हमें अलग से ना लिख के सिर्फ हैश लगाना है, बन गया प्राइवेट। दैट्स इट। यूज कैसे कर सकते हैं, अब क्योंकि ये प्राइवेट मेथड है तो इसका यूज सिर्फ ये क्लास कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। मीन्स मैं इसे इस तरह से कॉल नहीं कर सकता, ये एरर दे देगा। ये देखो, उसने कहा वेयर डॉट मेथड नेम इज नॉट अ फंक्शन, जबकि हमने बनाया है, पर उसने कहा ये फंक्शन है ही नहीं। ठीक है, पर इसे यूज कौन कर सकता है, कोई बाहर वाला, मतलब कोई दूसरा मेथड, इसी का कोई दूसरा मेथड या कोई दूसरी प्रोसेस, वो इसको यूज कर सकती है। ठीक है, तो ये जो मेथड वन है, इसने इस प्राइवेट मेथड को कॉल किया। अब ये प्राइवेट मेथड सिर्फ दिस कीवर्ड से ही कॉल कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये मेथड इंस्टेंस का पार्ट है। मीन्स जब हम वेरिएबल वेयर डॉट मेथड को कॉल करेंगे तो ये इंस्टेंस मेथड है, और इंस्टेंस मेथड दूसरे इंस्टेंस मेथड को दिस कीवर्ड से ही कॉल कर सकता है, डायरेक्ट कॉल नहीं कर पाएगा जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो हमने दिस लगाया और इस मेथड को कॉल कर दिया, प्राइवेट मेथड को, और इसमें हमने एक वैल्यू पास कर दी। अब अगर मैं इसे कॉल करूंगा, अनडिफाइंड इसलिए है क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, पर मेथड ने एरर कुछ नहीं दी। अगर अब हम इसको इस तरह से देख लेते हैं, ठीक है, तो 46 हमने जो 23 भेजी थी वो इस एबीसीडी में स्टोर हुई और हमने बेर टू को गेट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से प्राइवेट मेथड्स हम क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें अगर हमने कोई लॉजिक लिखा हो, जस्ट इन केस, जैसे एबीसीडी या कुछ भी लॉजिक लिखा है, अब अगर ये किसी बाहर वाले को कोड पता चल भी गया, तब भी वो डायरेक्ट इस मेथड को तो यूज नहीं कर सकता, उसे इसी क्लास के किसी दूसरे मेथड को या वेरिएबल्स को ही यूज करना होगा। इसको तो वो यूज नहीं कर सकता कोई भी, क्योंकि इसका यूसेज सिर्फ हमने डिफाइन किया है कि हम उसे कहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक, अगर किसी को लगता हो कि वो ऐसे यूज कर सकता है तो ऐसे भी यूज नहीं कर पाएगा, वो एरर दे देगा कि ये मेथड है ही नहीं। ठीक है, property hash method is not accessible outside class shape because it is private identifier। ठीक है, हम इसे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि ये जो मेथड है
ये इंस्टेंस मेथड ना होके क्लास मेथड होना चाहिए, और क्लास मेथड बनाने के लिए इसे स्टैटिक बनाना पड़ेगा। और एक बार हमने इस मेथड को स्टैटिक बनाया, तो अब ये मेथड इंस्टेंस के थ्रू हम एक्सेस नहीं कर सकते, डायरेक्ट क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैंने 2-3 इंस्टेंस बनाए, तो हर एक इंस्टेंस इस मेथड को यूज कर सकते हैं, और इस मेथड के थ्रू अगर किसी स्टैटिक वेरिएबल में वैल्यू शेयर होती स्टोर होती है, तो उस सेम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं सारे इंस्टेंस। तो ये स्टैटिक का बेनिफिट है। ठीक है, मीन्स सेम वैल्यू अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टैटिक मेथड बनाया, पहले इसका यूसेज देखते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये मेथड स्टैटिक है, तो हम var name डॉट मेथड यूज नहीं कर पाएंगे, पर इस तरह से हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसे लिख दिया। ठीक है, तो 24। अगर मैं इसी को कुछ इस तरीके से यूज करना चाहता, var name डॉट मेथड, तो ये मेरे को क्या दे देगा, एरर या फिर अनडिफाइंड। तो फिलहाल इसने दी एरर, क्यों? क्योंकि मेथड इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, अब मेथड अगर स्टैटिक हो सकते हैं, तो वेरिएबल भी स्टैटिक हो सकते हैं, पर स्टैटिक के लिए हमें उन्हें फिर डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, और इस नेम में मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देता हूँ। ठीक है, 24 आया। जब हम स्टैटिक मेथड में दिस यूज करेंगे, तो ये दिस रेफर इस क्लास को करेगा। मैं इस var1 के लिए दिस का यूज नहीं कर सकता। अगर इसका मैंने यूज किया, तो फिर ये क्लास को रेफर करेगा, ना कि इसके इंस्टेंस वेरिएबल 1 को यूज करेगा। ठीक है, तो दिस कीवर्ड अगर स्टैटिक मेथड के अंदर करेंगे, तो वो स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए यूज हो सकता है, और इंस्टेंस मेथड के लिए यूज करेंगे, तो वो इंस्टेंस वेरिएबल के यूज हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे शेप डॉट नेम जैसे ये आया। अब लेट्स क्रिएट सम स्टैटिक इंस्टेंस मेथड। तो सेट नेम, और यहाँ पे मैं इसको यूज कर लेता हूँ, var1 इक्वल्स टू ठीक है, एक मेथड बनाया मैंने। अब देखते हैं क्या ये जो हम नेम की वैल्यू स्टोर करेंगे, क्या ये सारे इंस्टेंस सेम वैल्यू को प्रिंट करेंगे, या कोई अनडिफाइंड प्रिंट करते हैं, या कुछ और। तो एक मैंने ये कंस्ट्रक्टर इसका बनाया, एक दूसरा इंस्टेंस ये बना देता हूँ, एक तीसरा ये बना देता हूँ। तो पहले जब मैंने 3 प्रिंट किए, तो शेप डॉट नेम में कोई वैल्यू नहीं थी, तो अनडिफाइंड। और जब सेकंड प्रिंट किए, तो शेप डॉट नेम में मैं ऑलरेडी वैल्यू असाइन कर चुका हूँ, वैल्यू। तो तीनों की वैल्यू, तीनों ने वैल्यू प्रिंट की। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल ये देखते हैं। पहले ने मैं यहाँ पे शेप डॉट नेम को वैल्यू को चेंज करता हूँ। अब मैं यहाँ पे गेट नेम कर रहा हूँ, या XYZ नेम डाल देता हूँ, इसमें एक पैरामीटर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से जो वैल्यू आई, इसे मैं शेप डॉट नेम में ऐड करा रहा हूँ, और उससे पहले शेप डॉट नेम में क्या वैल्यू उसे प्रिंट। तो सबसे पहले एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दी मैंने, ये वैल्यू। ठीक है, पहले इंस्टेंस ने जब मेथड की वैल्यू कॉल की, तो मैंने यहाँ से सेट करा दिया इंस्टेंस 1। ठीक है, दूसरे ने जब कॉल की, तो मैंने यहाँ पे सेट करा दी इंस्टेंस 2, और जब थर्ड ने कॉल की, तो मैंने यहाँ पे सेट कराई इंस्टेंस 3। और लास्ट में भी हम क्या करते हैं, एक बार कंसोल करा लेते हैं अपनी वैल्यू को, shape डॉट।
ठीक है, अब होगा क्या, स्टैटिक का बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। अगर पहले इंस्टेंस ने कोई वैल्यू सेट कर दी, पहले इंस्टेंस ने यहाँ पे वैल्यू ली और वैल्यू सेट कर देता है, तो दूसरे इंस्टेंस के पास ये वैल्यू नहीं मिलेगी, बल्कि ये वो वैल्यू मिलेगी जो पहले इंस्टेंस ने सेट की। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया था, स्टैटिक बनाते ही किसी मेथड को वो वैल्यू या वो मेथड शेयर होता है बाकी सारे इंस्टेंस के साथ। ठीक है, तो जो वैल्यू एक बार सेट हो गई वही वैल्यू सारे इंस्टेंस शेयर करते हैं सेम वैल्यू को। तो यहाँ पे ये देखो, पहले मैंने वैल्यू थी इसमें, वैल्यू, तो एक्स वाई जी जब प्रिंट हुआ तो उसने पहले जो शेप डॉट नेम में वैल्यू असाइन थी उसे प्रिंट किया, और जो वैल्यू मैंने भेजी थी उसने वो सेट कर दी। सिमिलरली दूसरा जब प्रिंट हुआ तो उसने जो पुरानी वैल्यू सेट की थी पुराने इंस्टेंस ने उसे प्रिंट किया, फिर अपनी वैल्यू सेट की। ठीक है, इस तरह से चलता है। अगर यही मेरा जो नेम है ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं होता, एक बार को हम मान लेते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, तो ये कुछ इस तरह से चलता और ये भी कुछ इस तरह से प्रिंट होता। ठीक है, अब क्योंकि ये चीज है ही नहीं तो इसे हटा देते हैं या फिर इसे रख लेते हैं, इसको भी एज अ स्टैटिक रिमूव, पर ये कहीं ना कहीं से तो कॉल करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, तो वेर वन ने मेथड की वैल्यू स्टोर कराई, फिर एक्स वाई जे कॉल हुआ, उसने नेम प्रिंट कराया और पैराम वन से नेम में वैल्यू डाली। तो क्या ये सेम वैल्यू बाकी सब शेयर करेंगे? नहीं करेंगे। जिसने वैल्यू सेट की सिर्फ उसके पास वैल्यू है, बाकियों को पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके अलग अलग इंस्टेंस हैं, किसी को नहीं पता कि इस नेम में क्या वैल्यू है, अनलेस जिस इंस्टेंस ने उस वैल्यू को सेट किया। ठीक है, तो स्टैटिक का, अब अगर मैं कोई एक रियल टाइम सिनेरियो लूं तो स्टैटिक कहाँ यूज हो सकता है? ऐसे समझते हैं, हम अमेजन की साइट पे गए और हमारे मल्टीपल टैब्स ओपन है ब्राउजर पे। ठीक है, हमने एक टैब में गए और वहां पे कुछ आइटम लिए, कार्ट में ऐड कर दिए, पर क्या ऐसा होता है कि सिर्फ उस वाले टैब में दिख रहा है कार्ट में 2 आइटम एडेड है, बाकी कार्ट में दिख रहा है 0 आइटम एडेड है? इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा होता है? नहीं। किसी भी टैब में ऐड करोगे बाकी टैब्स में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। तो इसी तरह से स्टैटिक काम करता है कि अगर किसी एक इंस्टेंस ने कोई वैल्यू चेंज की और हम चाहते हैं कि वो वैल्यू बाकी इंस्टेंसेस को भी दिखे, तो उस वेरिएबल को या उस मेथड को स्टैटिक बना दो, तो उसमें वैल्यू सेट होते ही बाकी इंस्टेंसेस भी वही सेम वैल्यू शेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूज आता है स्टैटिक कीवर्ड का या स्टैटिक मेथड्स का। कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। हाँ सर। ओके, ठीक। तो जैसे यहाँ पे ये स्टैटिक बनाया था, और हम एक जैसे हमने यहाँ पे प्राइवेट देखा था मेथड नॉन स्टैटिक में, ऐसे स्टैटिक में भी हम प्राइवेट बना सकते हैं इस तरीके से। अब इसका यूज बस इतना होगा कि ये वाला जो प्राइवेट मेथड है ये भी सिर्फ ये क्लास के ही मेथड या मेंबर्स यूज कर सकते हैं, बाहर एक्सेसिबल नहीं है। अगर मैं इस तरह से करना भी चाहूँ हैश मेथड, तो ये एरर दे देगा कि शेप इस मेथड को कंटेन ही नहीं करता, और हैश हटा देता हूँ तो रन टाइम पे एरर दे देगा कि नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस मेथड को मैं सिर्फ इसके अंदर यूज कर सकता हूँ। तो अंदर भी कैसे यूज करूंगा? शेप डॉट हैश मेथड, इस तरह से यूज कर सकता हूँ। दैट्स इट। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। सो थैंक यू।